Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and after a long time, we are making a video, and the chapter is the gravitation. So let's continue. First of all, what do you mean by the term gravitation? तो पहले एक चीज को ध्यान दे लो. जहाँ पे भी ग्रेविटेशन सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ओके. एंड द सेकेंड पॉइंट दैट शुड कम इन टू योर माइंड, दैट इज ये एक सेंट्रल फोर्स है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनसीईआरटी. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, दैट ऑल आर इम्पॉर्टेंट, तो उसे भी तुम कर सकते हो साथ साथ में. सो वी बिकेम अवेयर द टेंडेंसी ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग हियर कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ओके. नाउ यहाँ पे आते हैं द फिजिसिस्ट, दैट इज द गैलीलियो. इन्होंने रिकॉग्नाइज करा था फैक्ट दैट ऑल बॉडीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस. यहाँ पे जो टर्म है दैट इज द इर्रिस्पेक्टिव, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. ओके. सो कीप इन माइंड. तो ये क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, दैट इज जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर ऐसे. ठीक है. तो इसको फाइंड आउट करने वाले थे गैलीलियो, एंड ही वाज द फिजिसिस्ट. ये इंपॉर्टेंट है. Now let's move. So to find the truth, he certainly experiments with bodies rolling down inclined planes and arrived at the value of acceleration due to gravity, which is close to the more accurate value obtained later. तो इन्होंने डिफरेंट बॉडीज के साथ एक्सपेरिमेंट करा था, और आफ्टर ऑल द एक्सपेरिमेंट तुम एक चीज़ कह सकते हो कि दिस वर मास इंडिपेंडेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है. ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड हैं, सो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट अलॉन्ग विथ मी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके. So the more interesting objects are the planets which seem to have regular motion against the background of stars. ओके. तो तुम कह सकते हो स्टार क्या है. स्टार जैसे कि तुम्हारा सन भी एक स्टार है, उसके तरफ जो अपनी एक रोटेटरी मोशन शो करता है वो अपना अर्थ करता है विद द डिफरेंट प्लैनेट्स, और उसको हम अपनी गैलेक्सी में भी शामिल करते हैं. ओके. तो द ओनली मोशन दैट वाज थॉट टू बी द पॉसिबल फॉर सेलेस्टियल बॉडीज, यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज इट्स वेरी कॉमन, तुम सन मून स्टार इनको बोलते हो, वाज मोशन इन अ सर्कल. ठीक है. तो वो इन्होंने बोला गया था कि ऐसा वो सर्कल की तरफ प्रिटेंड करते हैं. सो अभी हम लेटर ऑन देखेंगे वो क्या होता है एक्चुअली. ठीक है. बट दिमाग में रखना है कि ये क्या होता है, एलिप्टिकल होता है. elliptical motion शो करते हैं. Now, planets were described as moving in circles with the center of the circle themselves moving in the larger circles. ठीक है. तो ये कुछ नहीं, स्टेटमेंट है सिंपली, तो तुम इसे हाईलाइट कर सकते हो. तो यहाँ पे सिमिलरली थ्योरीज भी दिए गए थे विद सम एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्होंने दे रखा था, और ये 400 ईयर्स लेटर इस डिस्कवरी के बाद इन्होंने दे रखा था. तो दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फिजिक्स में साइंटिस्ट उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बट जो थोड़े 12th क्लास वाले साइंटिस्ट हैं वो समहाउ मोर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस 11th क्लास. ओके. नाउ however a more elegant model in which the sun was the center around which the planet revolved, that is the heliocentric model, or which was already mentioned by the Aryabhatta in the 5th century AD. ठीक है. Anno Domini. So in this treatise, तो यहाँ पे देखो, तो आफ्टर ऑल दिस तुम कह सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट के भी नेम दे रखे हैं, और यहाँ पे 1000 years लेटर अ पॉलिश मॉन्क नेम्ड निकोलस कॉपरनिकस. ठीक है. तो ये एक मॉन्क थे, इनके बारे में दे रखा है स्टेटमेंट, तो बस इसको देख लो एक बार, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. प्रपोज अ डेफिनेटिव मॉडल इन विच द प्लैनेट्स मूव्ड इन अ सर्कल अराउंड द फिक्स सेंट्रल सन. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो ना, तो यहाँ पे तो यही था कि ये वाले पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे. एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे है, दैट इज द हेलोसेंट्रिक मॉडल. HELIO सेंट्रिक. ठीक है. और ये किस को दिखाता है, ये बस बता रहा है कि कैसे सन एंड अर्थ आपस में कोरिलेटेड है. ठीक है. बाकी भी अदर प्लेनेट है, तो तुम बस अर्थ को ऐसा एग्जांपल लेके चल सकते हो. सो वहाँ पे जो मोशन शो होती है दैट इज द हेलियोसेंट्रिक. ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, बट दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे कैप्लर्स के जो लॉज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं चैप्टर से, तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं, दैट इज़ द कैप्लर्स लॉ. एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग द डिफरेंट मॉक पेपर्स, वहाँ पे भी तुम्हें कैप्लर्स लॉ से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं. और एक क्वेश्चन तो बार बार देखने को मिलता होगा, दैट इज़ द लॉ ऑफ एरियाज. ठीक है. वो पूछता है कि कैप्लर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू, तो तुम कहते हो वहाँ पे
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम शो होता है. सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर मेनली जनरेटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एनसीईआरटी लाइंस, जो कि तुम्हारी कोचिंग मॉड्यूल्स में भी होते हैं, बट ऑल दीज मॉड्यूल्स आर created based on this NCERT books. Okay, so first of all, your main responsibility is to read this NCERT chapters, then go on the different things जो भी हैं तुम्हारे पास. Okay, so यहाँ पे देखो, थ्री एलिगेंट लॉ दैट नाउ गो बाय द नेम ऑफ कैपलर्स लॉ. तो यहाँ पे तीन लॉज हैं कैपलर के, वी ऑल नो दैट. सो दीज लॉज वर नॉन टू न्यूटन एंड इनेबल्ड हिम टू मेक अ ग्रेट साइंटिफिक लीप इन प्रपोजिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यहाँ पे जो न्यूटन को हेल्प कर रखा है वो तीन लॉज. सो दैट इज वाई दिस थ्री लॉज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स. दैट इज वाई इसको इंक्लूड करा गया इतने डेप्थ में एनसीईआरटी बुक्स में. ओके, तो ये सारे लॉस न्यूटन को भी हेल्प करे थे टू जस्ट डिस्कवर दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. सो द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. सो लेट्स रीड दिस. ये क्या है? ऑल प्लैनेट्स मूव इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी. ठीक है, फोकाई पे एक सिचुएटेड है और वहां पे किस टाइप की मोशन को शो करा जा रहा है? दैट इज द एलिप्टिकल. ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्बिट्स होती हैं वो एलिप्टिकल होती हैं. नाउ दिस डायग्राम इज समथिंग इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पी पॉइंट है दैट इज द पेरिलियन, यहाँ पे जो ए है दैट इज द एपीहेलियन. तो तुम कैसे याद कर सकते हो पेरिलियन और एपिलियन? पेरिलियन यानी कि जो पास में है, तो यहाँ पे देखो पास में है सन के, और एपिलियन यानी कि जो दूर है सन से. ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं. और हमेशा एक पॉइंट को ध्यान देना, यहाँ पे जो पेरिलियन है यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो फास्टर होती है. किसकी वेलोसिटी? सपोज करो एक सन जो फिक्स्ड पॉइंट है और उसके अराउंड कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो पेरिलियन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी एज कम्पेयर टू एपिलियन फास्टर होती है. ठीक है, एंड व्हेन यू गो थ्रू द एपिलियन तो वहाँ पे वेलोसिटी स्लो होती है. ठीक है, तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, तो उसको थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज माइट बी क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड कि एपिलियन कौन सा है, पेरिलियन कौन सा है. यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं इन योर पेपर्स. ठीक है, तो पहला लॉ तो तुमने देख लिया क्या है, दैट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. ठीक है, एलिप्टिकल पाथ को शो करते हैं. सो दिस लॉ वाज डिराइव्ड फ्रॉम द कोपर्निशियन मॉडल विच अलाउ ओनली सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो हमने एक मॉन्ग के बारे में देखा था ना अभी लास्ट वाले पेज में, तो वहाँ से इस लॉ को ड्राइव किया गया था, बट लेटर ऑन पता चला कि ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होती हैं. ठीक है, यू नो एलिप्टिकल किस टाइप का होता है? टू ऑल नो एलिप्टिकल कुछ ऐसा होता है और सर्कल एक परफेक्ट सर्कल होता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो जो पॉइंट है, द सन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड F2 इज कांस्टेंट. तो ये F1 F2 कौन सा डिस्टेंस दिखा रहा है? यहाँ पे तुम चेक कर लो. तो यहाँ पे देखो दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2. ठीक है, और सन एक जगह पे सिचुएटेड होगा कहीं पे, और यहाँ पे जो F1 और F2 है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकाई बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे काम की नहीं है. आप सेमी मेजर एक्सिस, ये सब माइनर एक्सिस, ये सब पॉइंट्स हैं. ओके, और बेसिकली अगर तुम पता करना भी चाहते हो तो यहाँ पे बस एक चीज़ को ध्यान दे लो, यहाँ पे जो पॉइंट तुम्हारा पीओ है वो है इक्वल है एओ के. तो इस पेज पे देख लो. ठीक है, पी ओ ए ओ, तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है, और कहीं ना कहीं इसको क्या बोल रहे हो तुम? सेमी मेजर एक्सिस इसके टर्म को तुम नेम कर रहे हो, और यहाँ पे बेसिकली एक सर्कल बन जाता है पॉइंट से. ठीक है, अब F1 F2 के पास देखे तो एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें. ठीक है, सो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बस इंपॉर्टेंट ये है कि कैपलर्स फर्स्ट लॉ किस चीज़ पे बेस्ड है, दैट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड लॉ, और यहाँ पे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है और तुम्हारे मॉक्स में तुम्हें मिलता ही होगा हमेशा, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड बेसिकली इस सेकेंड लॉ का नेम है दैट इज द लॉ ऑफ एरियाज. ठीक है, so let's read this. The line that joins any planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time. ठीक है, अब सपोज करो कि ये सन है और यहाँ पे एक सर्टेन एरिया है, यहाँ पे एक सर्टेन एरिया है, तो एक फिक्स टाइम पे इक्वल एरिया ही स्वेप्ट होगा. अब तुम देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या लग रहा है, काफी थिक सा लग रहा है, बट देखो ये छोटा भी तो है, और यहाँ पे एक थिन सा है, बट ये एरिया इक्विवेलेंट कवर कर रहा है. ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि ये सपोज करो कि ये एक्स है और ये वाला वाई है, तो यहाँ पे एक्स का एरिया और वाई का एरिया इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो बस ये सिंपली इसको बता रहा है. तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉइंट को, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर बुक ऑनली, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन डेल्टा टी, यानी कि सर्टेन टाइम इंटरवल, उसको समझ सकते हो.
नाउ मैंने यहाँ पे बोला था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करता है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा एरिया एंड दिस इज टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसको डी ए बाई डी टी के टर्म्स में रख रखा है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टू एम एंड दैट थिंग इज कॉन्स्टेंट। और बेसिकली यहाँ पे जो एल जो तुम्हारा होता है दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो कीप इन माइंड। सो तुम कह सकते हो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई टू एम, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे एम क्या है, एम इज नथिंग बट द मास, ठीक है। सो नाउ द लास्ट लॉ ऑफ द केपलर दैट इज द लॉ ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे क्या है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट ऑफ द प्लैनेट। अब हमने सेमी मेजर एक्सिस देख रखा था, क्या था वो, पी ओ ए ओ, वो जो इक्वल सा था वही था सेमी मेजर एक्सिस। बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट सेमी मेजर एक्सिस, बट यहाँ पे तुम्हें जो ध्यान देना है दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ओके, तो यहाँ पे टी स्क्वायर क्या है, दैट इज द टाइम स्क्वायर। और यहाँ पे ए क्यूब क्या है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 8 प्लैनेट्स की बातें हो रही हैं। यू नो दैट 8 प्लैनेट्स अपने कौन कौन से हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्लैनेट्स के नेम दे रखे हैं, वही 8 प्लैनेट्स, 3 6 प्लस 2 8 देख लो। और यहाँ पे इनके डिफरेंट नेम्स है और इनकी डिफरेंट वैल्यू दे रखी हैं। ए क्या है, दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ पे यूनिट्स देख लो क्या है, 10 to 10 मीटर्स में है। टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और क्यू क्या है, द क्वोशंट, ये वाला टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्यूब। ओके, तो बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं और ना ही तुम्हें कुछ रट्टा मारना है यहाँ पे, बिकॉज बेसिकली रटी रटाई यूनिट्स ये सब फिजिक्स में नहीं पूछे जाते, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन कुछ ड्राइव करना होता है यूनिट्स के तो वो बता देते हैं। और बाकी जो कांस्टेंट होते हैं उनको तो वैल्यू तुम्हें याद करनी होती है। फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू, एच की वैल्यू, ये सब की वैल्यू तुम्हें याद करनी होती है। और ये बेसिकली मिलते कहाँ पे हैं तुम्हें, मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। So let's move to the next para. The law of areas can be understood as a consequence of conservation of angular momentum. And this is the paragraph जहाँ से मेजर क्वेश्चंस क्रिएट हो पाते हैं केप्लर्स लॉ पे बेस्ड, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, में से याद रखना है। सो विच इज वैलिड फॉर एनी सेंट्रल फोर्स। एंड यू नो मैंने सेंट्रल फोर्स ऊपर लिख दिया था ग्रेविटेशन चैप्टर के नेम के साथ, तो वो भी यहीं से मैंने ले रखा था। ये जो ग्रेविटेशन है दैट इज द सेंट्रल फोर्स दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 9.8, इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। दिस आर वेरी कॉमन एंड बेसिक थिंग। ओके, और बेसिकली मैंने वहाँ पे जो तुम्हें डी ए बाई डी टी का भी पता रखा था, एल डिवाइडेड बाई टू एम, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स को दे रखा है। सो जस्ट तुम हाईलाइट कर सकते हो। और यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई टी भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे डेल्टा है, यानी कि चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज कांस्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, दिस हाईलाइटेड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो यू हैव टू जस्ट रीड दिस एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए फिजिक्स को। और बायोलॉजी तुम्हें पता है जितनी बार भी पढ़ो कम है। एंड केमिस्ट्री को भी अब रीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So gravitation is a central force and hence the law of area follows, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल मिलता है दैट इज 7.1 एंड बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ करना नहीं है, बस एक प्रूफ सा है नॉर्मल सा, ठीक है। तो उसको देख लो बस। और बेसिकली यहाँ पे तुम्हें जो पॉइंट शो करना है इस एग्जांपल में, ऐसा कुछ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बस तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो होता है ना एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब सपोज करो एक प्लेनेट था, यहाँ पे भी वही सेम प्लेनेट है, वो बस डिफरेंट पॉइंट्स पे है, तो वहाँ पे उनकी रेडियस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस डिफरेंट है। तो तुम्हें पता है ना कि एपिलियन और पेरिलियन क्या होता है, वहाँ पे वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे उस पॉइंट को बता रखा था बिकॉज वो पॉइंट इस क्वेश्चन में यूज होगा। सपोज करो यहाँ पे एम है, V1 है और R1 है, उसको तुम्हें इक्वल रखना है, M मास सेम है बिकॉज प्लेनेट आर सेम, V2 एंड R2। तो तुम हमेशा एक चीज याद रखो, अगर R1 ग्रेटर होगा यानी कि उसकी रेडियस ग्रेटर है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस बड़ी है, तो वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो R1 अगर ग्रेटर है तो इसका जो V1 होगा वो क्या होगा, स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू द V2। और सपोज करो R2 तुम्हारा छोटा है ना, तो इसकी वेलोसिटी वहां पे फास्ट होगी, तो उसकी जो V2 वेलोसिटी है वो फास्टर होगी एज कम्पेयर टू V1। तो आफ्टर ऑल दिस थिंग तुम्हें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट था कि कितना टाइम लगेगा इक्वल एरिया स्वेप्ट करने में। देखो एरिया और टाइम वो भी कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर एरिया बड़ी होगी तो टाइम भी ज़्यादा लेगा स्वेप्ट होने में, ठीक है।
so that's nothing that tough. So let's move to the next point, that is 7.3 universal law of gravitation. अब यहाँ पे देख लो, बस कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं. सो हेयर जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस इंपॉर्टेंट है तो ये हाईलाइटेड पोर्शन. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है कि एप्पल अगर फॉल करता है अगर ट्री से तो कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द अर्थ. दैट इज़ वाई वी से कि जो तुम्हारा ग्रेविटेशन होता है दैट इज़ प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, सो न्यूटन वॉज इंस्पायर्ड टू अराइव एट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उन्होंने एट लास्ट यही दिया था, जी इक्वल टू 9.8. ओके, और ये किसकी बेसिस पे दिया था, इन्होंने इंस्पिरेशन अपनी ली थी थ्रू द केपलर्स के वो 3 लॉ. ओके, सो न्यूटन्स रीजनिंग वॉज दैट द मून रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एम वॉज subject to the centripetal acceleration due to the earth's gravity of magnitude. Okay, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है कि जो तुम्हारा मून है उसका जो रिवॉल्व करता है ना टुवर्ड्स द अर्थ, एक पूरी जो चक्कर लगाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, दैट इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. और यहाँ पे आर एम है बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द मून, और यहाँ पे ए एम है दैट बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द मून. ठीक है, सो दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम. नाउ तुम्हें एक बात पता होता है, जो वेलोसिटी होता है दैट इज डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी है यहाँ पे. ठीक है, तो वेलोसिटी होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. ठीक है, तो वो कुछ भी समझो ऐसा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे तुम खुद समझो ये क्या होता है, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, तो सिंपली तुम चलो इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2πr टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम. ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस यू आर गोइंग टू गेट योर वैल्यू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड द सेम थिंग यहाँ पे इसने ड्राइव कर रखा है. तो यहाँ पे v क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ द मून, जो मैंने पहले बता रखा था. और स्पीड तुम कैसे निकालते हो, 2πrm डिवाइडेड बाई टी. एंड यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड t जो होता है 27.3 डेज. और यहाँ पे जो rm है दैट इज द रेडियस ऑफ द मून, जो कि ऑलरेडी नोन है, दैट इज इक्वल टू 3.84 10 टू द पावर 8 मीटर्स. तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो टाइम पीरियड ऑफ मून कितना होता है, दैट इज 27.3 डेज. अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ पे तुम्हें मैच द कॉलम या फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकते हैं. एंड रेडियस ऑफ द मून क्या है, दैट इज 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, वी गेट द वैल्यू ऑफ एम दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मून दैट इज मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, एंड अराइजिंग ऑल्सो ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. और न्यूटन करेक्ट है कि ये किसकी वजह से अराइज हो पा रहा है, दैट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, इन द नेक्स्ट पेज यहाँ पे क्या है, दिस क्लियरली शोज दैट द फोर्स ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. अब तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम ऐसे कह सकते हो, सपोज करो ये अपना अर्थ था. ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, और यहाँ पे मून है इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, और तुम जब इसको फाइंड आउट करते हो तो काफ़ी हद तक कम है एज कम्पेयर टू द अर्थ वन. तो तुम कह सकते हो जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो वो कम हो गया ना. ना तुम इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो. कैसे, अब तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू एम जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो दिस सिंपली मीन्स कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर. ठीक है, आर इज द डिस्टेंस है. सो सिंपली एंड बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. सो लेट्स रीड दिस. इफ वन एज्यूम्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स स्क्वायर, जिस चीज़ को हमने देख रखा है यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है. ओके, तो यहाँ पे तुम प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, बट प्रोपोर्शनलिटी जब तुम खत्म करते हो ना इक्वल के साइन के साथ, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी आ जाता है. ठीक है, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको अभी हम देख लेते हैं. नाउ यहाँ पे है दैट इज द जी जो तुम्हारा 9.8 होता है जो अर्थ से रिलेटेड है. एंड यहाँ पे जो ए एम है दैट्स एक्सेलरेशन, वो मून से रिलेटेड है एम. तो यहाँ पे जब तुम फाइंड आउट करते हो तो तुम्हें एक चीज़ पता है, जब तुम जी के बारे में फाइंड आउट कर रहे होगे तो ये इन्वर्सली किसके लिए होगा, अर्थ के लिए होगा.
ठीक है। और जब तुम मून के लिए कर रहे होगे एक्सेलरेशन ऑफ द मून, ठीक है, तो क्या कर रहे होगे, इनवर्स टू द आर एम स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को जब तुम कंबाइन करते हो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब तुम खुद देखो, जहाँ पे जी ऊपर है तो रेडियस ऑफ अर्थ नीचे है, दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू 3600 होती है, बाकी तुम इसको याद कर सकते हो, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ये डाटा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो जी डिवाइडेड बाई ए एम, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द मून दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3600, ठीक है। जहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 दे रखी है और तुम ए एम से वैल्यू से इसको डिवाइड करोगे। बेसिकली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून दोनों को स्क्वायर आउट करके वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। अभी तुमने रेडियस ऑफ मून ऊपर देखा था, क्या होता है, दैट इज 3.84 10⁻8, और तुम्हें रेडियस ऑफ अर्थ पता होगा, आई थिंक 6400 किलोमीटर्स होते हैं ना। एंड बेसिकली यहाँ पे जो आर की वैल्यू मैंने 6400 किलोमीटर्स लिखी है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। बट यहाँ पे जो आर की वैल्यूज बातें हो रही हैं, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच दे आर रिवॉल्विंग, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आर एम था, ये कोई रेडियस ऑफ द मून नहीं था, बट वो ऑर्बिट था जिस पे मून रिवॉल्व कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड बेसिकली ये क्या था, दैट वाज द रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे कंफ्यूज मत होना। बाकी ये जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपली शोइंग कि ये जो रेडियस जिस पे रिवॉल्व कर रहा है मून और ये अर्थ दोनों के स्क्वायर हैं और इनकी वैल्यू अराउंड 3600 है। दैट इज़ अ गुड यूनिट और इसको तुम याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ हियर समथिंग इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses. So this is simply saying कि दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करते हैं और वो जो फोर्स होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे m1 एक बॉडी है, m2 दूसरा बॉडी है, एंड दिस थिंग गेट डिवाइडेड विद द आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक तुम्हें फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेशन है एंड दैट थिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सो सिंपली कीप दिस इन माइंड। यहाँ पे फोर्स का मॉड लिखा रखा गया, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में है, तो यहाँ पे ध्यान देना इसको। एंड बाकी ये जो आर है दैट इज द यूनिट वेक्टर, ओके। एंड यहाँ पे भी सिमिलरली वही चीज़ है। एंड बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं दीज आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। बाकी इसको तुमने यूनिट एंड मेजरमेंट में देख रखा होगा। इफ़ यू हैवंट यू कैन गो एंड चेक द वीडियोस जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देख लो, सिमिलरली तुम्हें एक ठो ग्राफ दे रखा है, इसको समझ लो क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बिटवीन द मासेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द मासेस कह लो, ओके। और ये प्रोडक्ट में होता है दैट इज f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा वो वैल्यू r। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे सिमिलरली सेम चीज़ें दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, और ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बट ईजी हैं तो तुम्हें पता भी होंगी, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑन वन बिकॉज ऑफ टू दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कह सकते हो, ओके। सिमिलरली यहाँ पे एक और ग्राफ दे रखा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m एंड दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 m3 एंड m4 बाई m2 m3 एंड m4। तो यहाँ पे अगेन तुम्हें वेक्टर सम देखने को मिल रहा है। ऑलवेज कीप इन माइंड स्केलर अलग होता है एंड वेक्टर अलग होता है, वेक्टर सम तुम्हें लेना आना होता है, ठीक है। वेक्टर बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तुम्हें पता होता है जो फोर्स होते हैं दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम इसे वेक्टरली भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे अगर कुछ कॉमन है दैट इज m1 m1 m1, बिकॉज एट लास्ट में क्या देखना है, यू हैव टू सी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास m1, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अदर मासेस जो m2 m3 एंड m4 है, ओके। सो दैट वाज क्वाइट सिंपल थिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज दिस फार्मूला, ओके। और तुम्हें पता होनी चाहिए किसके प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। We have just seen all these things in different chapters also.
नाउ द एग्जांपल 7.2, यहाँ पे क्या है, 3 इक्वल masses ऑफ m kg which are fixed at the vertices of an equilateral triangle. ठीक है, तो मैं क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड g ऑफ द ट्राइंगल. पता होना चाहिए तुम्हें सेंट्रोइड किस पोजीशन पे होता है. तो बेसिकली इस पोजीशन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ये 2/3 होता है और इसके नीचे का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 1/3 होता है और बेसिकली इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं. ओके, इसमें तुम्हें बेसिकली कुछ करना नहीं है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तुम एक सिमेट्री को देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी m है, m है, m है. ओके, और यहाँ पे 2m है. तो एट लास्ट जब तुम सारे वैल्यूज को पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक सिमेट्री बनता हुआ दिखेगा कुछ ऐसा. ठीक है, और यहाँ पे जो भी एंगल है सारे के सारे 120 डिग्री पे है. दैट इज वाई यहाँ पे टोटल 360 डिग्री बन रहा होगा. एंड एट लास्ट यहाँ पे जो एफ नेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी तरीके से सॉल्व करा गया है बट दैट थिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. तुम्हें बस तरीका पता होना चाहिए कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, बेसिकली यू डोंट हैव टू लर्न फॉर दिस लॉन्ग प्रोसेस, अगर तुम्हें आसानी से वो सॉल्व हो जाता है तो. ओके, नाउ बेसिकली लॉन्ग प्रोसेस तो तुम्हें जाना पड़ेगा बट जब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होंगे. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी में देखो, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल. नाउ यहाँ पे अब सिमेट्री खत्म होते हुए दिख रही है तुम्हारे पास, है ना. तो सपोज करो यहाँ ये सिमेट्री जो m है ये 2m हो जाती है. तो आफ्टर दिस यहाँ पे a और g के बीच का जो फोर्स होगा, ठीक है, तो ये किस स्पेस पे हो जाएगा, मास ये भी 2m है, ये भी 2m है. तो एट लास्ट तुम कह सकते हो ये 4 हो जाएगा. मैं फुल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ 2 × 2 4 डायरेक्टली मास के टर्म्स में. बाकी ये जो भी रेडियस होगा वो 1 होगा तो नीचे 1² ले लो और जी की वैल्यू जी रहने दो. ठीक है, तो जी की वैल्यू तो एट लास्ट सबकी सेम होगी तो नेग्लेक्ट हो जाएगी तो उसको हम नहीं लेते. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस तुम इसके वेट अ मिनट, तुम इस वाले और इस वाले के बीच के फोर्स को फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें एक अलाइनमेंट लानी पड़ेगी. ठीक है, तो सपोज करो ये 30 डिग्री का है. तो अगर तुम्हें अब ये फाइंड आउट करना है तो तुम्हें पता चलेगा 30 है तो ये 1/2 हो जाएगा. तो अगेन यहाँ पे जो फोर्स आ रही होगी दैट वुड बी इक्वल टू 1. एंड जब तुम इनके लिए बात करोगे इस मास और इस मास के लिए, तो अगेन जो तुम्हारी फोर्स होगी वो 1 हो जाएगी बिकॉज 2m मल्टीप्लाइड बाई m तो 2 हो गया. बट यहाँ पे भी साइन 30 है ना, सो दैट इज वाई 1/2 होने की वजह से ये 1 हो जाएगा. एंड जब एक तुम वेक्टर सम कर रहे होगे ना तीनों फोर्सेस का, तो सपोज करो ये 4 है और ये 1 है और ये 1 है, निगेटिव्स के टर्म्स में लोगे तो फाइनल आंसर तुम्हारी 2 के बराबर आएगी, है ना. बेसिकली दिस इज़ वेरी इजी, थोड़ा सा माइंड लगाना है. बेसिकली तुम इसे करो खुद से तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी. ओके, तो यहाँ पे देख लो. ओके, हाँ, तो यहाँ पे भी ये 2 के टर्म्स में है और मैंने m को 1 ले लिया था तो दैट इज़ वाई मैं 4 1 2 ऐसे टर्म्स में बातें कर रहा था. तो इस चीज़ों को तुम्हें समझना सीखना होगा. ठीक है, सो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था. नाउ for the gravitational force between an extended object like the earth and a point mass is not directly applicable. Of course, suppose करो कि जो mass of earth है that is extremely high, वो 10⁻26 kg के टर्म्स में होता है और कोई पॉइंट मास है फॉर एग्जांपल उसकी वजन कितनी है 1 kg समझ लो. तो इनके बीच का जब तुम प्रोडक्ट ले रहे होगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा होता है ना. सो बस वही चीज़ों को बोल रहा है. Now, each point mass in the extended object will exert a force on a given point mass, and these forces will not be in the same direction. We have to add up these forces vectorially. तो देखो सेम चीज़ों को बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने साइन 30 से 1/2 कर लिया था ना इस फोर्स और इस फोर्स की वैल्यू को. तो यहाँ पे वही चीज़ है ना, सबकी डायरेक्शन एक नहीं हो सकती है, यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन अलग थी. बट अगर तुम्हें इनको एक डायरेक्शन में अलाइन करके वेक्टोरली सम करना है तो तुम्हें 2 के टर्म्स को हमने निगेटिव ले लिया था ना, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने -1 और 4 बोल दिया. तो एट लास्ट हमारा आंसर 2 आ गया. तो ये जो हमने अभी समझा ना उसका एक्सप्लेनेशन इसने इनडायरेक्टली नीचे दे रखा है. ठीक है, तो ये सब कैलकुलस के हेल्प से होता है और ये चीज़ें तुम्हें विद प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी. सो फॉर दिस प्रैक्टिस यू शुड गो विद PYQ क्वेश्चंस. कोई ज़रूरत नहीं है मोटे मोटे बुक सॉल्व करने की सिर्फ ग्रेविटेशन की बैठ के जिस पे तुम 200-400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होता वो सबसे. जस्ट सॉल्व द PYQ ऑफ नीट, PYQ ऑफ जेई मेंस, बस हो गया.
2 का PYQ कर लिया तुमने, बाकी सिर्फ फुल सिलेबस पेपर देते जाओ या फिर पार्ट सिलेबस पेपर देते जाओ। जहाँ से मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को सीखते रहो। इन अ लॉन्ग रन तुम 1 साल में काफ़ी अच्छे से पकड़ बना लोगे इस चैप्टर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तुमने सॉल्व कर लिया, तुम्हें बहुत अच्छे से चैप्टर आ गया और फिर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, 2 महीने के लिए तुमने ब्रेक ले लिया, 2 मंथ तुमने कोई और चैप्टर्स पढ़े बट ग्रेविटेशन नहीं टच किया। सो एट लास्ट ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई फ़ायदा है नहीं। उससे अच्छा तुम अभी 50 कर लो और डेली के सपोज करो तुम कोई मॉक पेपर दे रहे हो या फिर तुम पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें 5-4 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर भी रहे हो ग्रेविटेशन के या दूसरे चैप्टर्स के, तो तुम्हारे वो अंदर रिकॉल रहेगा, है ना। सो इट्स बेटर टू गो स्लो। अभी फास्ट मोटिवेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता ना 200 क्वेश्चन एक साथ करने का, है ना। नाउ पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ये सब मैंने मिस्टेक्स खुद करे हैं, सो आई नो बेटर व्हाट इज़ गुड। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, तो दिस इज द हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड अ मास, जो कि पॉइंट मास है। तो इस चीज़ को समझो, ये रहा तुम्हारा एक हॉलो सेल जिसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये रहा अपना एक पॉइंट मास, ठीक है। सो वो जो पॉइंट मास है ये आउटसाइड है उस हॉलो सेल के, तो यहाँ पे बस वही पॉइंट्स को लिख रखा है। एज इफ द इंटायर मास ऑफ द सेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, बिकॉज तुम्हारे को पॉइंट मास से कोई फर्क पड़ नहीं पाता है ना एक टोटल, जब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो। फॉर एग्जाम्पल 10⁻26 kg मल्टीप्लाइड विथ 1 kg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ ज़्यादा सिचुएटेड है, ऑफकोर्स हीवियर की तरफ, है ना। सो बस ये सिंपल सी बातें हैं। बाकी यहाँ पे इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, सो दैट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है। ओके, ये जो पॉइंट है ना ये तुम्हें हाईलाइट करना है, बिकॉज फ्रॉम देयर असर्शन डिजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द होलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज 0, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है, सपोज करो कि मैंने पॉइंट मास के ऊपर 1 kg करके शो करा, ठीक है, बट तब क्या हो कि पॉइंट मास एक्सट्रीमली स्मॉल हो, 1 kg भी तो मैंने एज एग्जाम्पल बताया ना कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ पाए। फॉर एग्जाम्पल अब 1 kg को हटाओ और वो तुम्हारे ग्राम्स में है या फिर तुम कह लो कि वो 0 है ना, काफ़ी स्मॉलर वैल्यू है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ना, ड्यू टू द हॉलो स्फेरिकल सेल ऑन अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड, दैट वुड बी 0। सो इस स्टेटमेंट को भी तुम अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, सेकंड स्टेटमेंट, ये किस टाइप के लिए है, पॉइंट इनसाइड, ठीक है, तब क्या है, फोर्स 0 है। और ऊपर जो हमने देखा था ना, इसमें क्या था, आउटसाइड, ठीक है। तो उस समय जो था टोटल वो कंसंट्रेट कर रहा था जो तुम्हारा हॉलो सेल था उस पे। तो इन 2 पॉइंट्स को ध्यान देना एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और ये 2 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो पॉइंट्स कन्फ्यूजिंग होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, उसके आने की प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉइंट्स ज़्यादा होती है। तो जो तुम्हें आता है उसे हाईलाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये मुझे PDF कहाँ से मिलेगा हाईलाइटेड, क्या ज़रूरत है हाईलाइटेड PDF का, तुम अपनी NCERT बुक उठाओ और करो खुद से, क्वाइट ईजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, तुमने कोई बैच ले रखा है या फिर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो जहाँ पे 5 लाख बच्चे हैं, वो क्लासेस को कर रहे हैं, वो 5 लाख में से 1 लाख बच्चे सीरियस होंगे, है ना। तो वो 1 लाख तो उतनी सीटें भी नहीं है, तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल MBBS, सॉरी नीट, UG और फॉर IIT, तो उतनी सीटें भी नहीं होती हैं। तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या फिर एक्स्ट्रा इन टर्म्स तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स हैं बस उसी को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना। So just highlighting all the things that is not necessary to do. Just highlight those things that is necessary to do, है ना। तो you know what is your weaker point, तुम किस चीज़ को भूल सकते हो। कलरफुल कॉपी बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड तब बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट 7.4, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो जो कैपिटल G देख रहे थे ना, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी आता कहाँ से है, सिंपली ये समझो, ये टेक्स्ट पढ़ने से पहले, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस जो अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, है ना, एंड इनवर्सली टू द R² दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर तुम्हें हटाना है तो एक कांस्टेंट देना होगा, तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है G, है ना।
एंड दैट इज हाउ जी को इंट्रोड्यूस करा जाता है. नाउ व्हाट इज इट्स डायमेंशन? तो इसकी डायमेंशन भी आसानी से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं याद करने की. फॉर एग्जाम्पल फोर्स का क्या होता है? ml t-2. ओके. मास का क्या होता है? m⁻². सपोज करो, इसकी भी m इसकी भी m. आर स्क्वायर की क्या होती है? L2. अब जी तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो गया? ml3t-2 डिवाइडेड बाई m2. इसकी वैल्यू क्या आ गई? दैट इज m-1 L3t-2. एंड दिस इज योर डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज वेरी इजी टू डू. ओके. रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से तुम खुद ड्राइव कर सकते हो. और बेसिकली तुम इतनी बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखोगे, तुम्हें खुद ही याद हो जाता है. जैसे मुझे याद है, ये वैल्यूज मुझे पता है, लेकिन मुझे ड्राइव करनी भी आती है. ठीक है. नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है जी की? दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11. और ये रही तुम्हारी डायमेंशन, तो पुट कर लो. ठीक है. सो लेट्स रीड नाउ. बेसिकली तुम्हें ऊपर ऊपर से काफ़ी अच्छे से आइडिया लग गया है ये किसके बारे में है. ठीक है. तो दिस इज योर जी. दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली. और ये करा किसने था? दैट इज कैवेंडिश, और ईयर 1798. एंड दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, भूल जाओ उसको, साइंटिस्ट के नाम को भी. ठीक है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे वो फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है. ओके. और उसके पहले एक पूरा पैरा दे रखा है. सो लेट्स रीड दिस, बिकॉज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं. तो ऊपर जो हमने फिगर देखा था, दो मास थे, उसके बीच में एक बार था. ठीक है. तो उसको ए ले लो, इसको बी ले लो. द बार ए बी हैज टू स्मॉल लीड स्फीयर्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स. ओके. द बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ फाइन वायर. Two larger lead supports brought closer to the small one, but one opposite side as shown. The big sphere attract nearly small one by equal and opposite force as shown. फिर से वही काफ़ी इजी बातें हैं. वही F12 इज इक्वल टू माइनस F21. न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बता रहा है. अगेन दो मासेस कैसे अट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में बता रहा है, जहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है. ठीक है. बेसिकली तुम्हें जी की वैल्यू पता हो गई, उसका डायमेंशन पता चल गया, कैसे ड्राइव करती हो ये पता चल गया. दैट इज इंपॉर्टेंट यार. ओके. सो देर इज नो नेट फोर्स ऑन द बार बट ओनली अ टॉर्क विच इज क्लियरली इक्वल्स टू एफ टाइम्स द लेंथ ऑफ द बार. तो बेसिकली तुम्हारा टॉर्क होता क्या है? टॉर्क क्या होता है? दैट इज आर इंटू एफ, है ना. और ये भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो यहाँ पे वो बार की बातें हो रही हैं. ठीक है. और यहाँ पे वो दो लेड के स्फेयर्स हैं. तो यहाँ पे जो फोर्स है, फॉर एग्जांपल वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी. और जब तुम लेंथ को यूज़ करोगे ना, जो लेंथ है तुम्हारा वो बार का, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज आर, तब तुम्हारा टाउ फाइंड आउट हो पाएगा. दैट इज टॉर्क. अगेन जब टॉर्क टर्म आ रहा है सामने, तो तुम्हें इसका डायमेंशन पता होनी चाहिए. तो दैट इज सिंपल. तो तुम्हारा फोर्स का डायमेंशन होता है ना ml t-2, उसमें मल्टीप्लाई कर दो आर की डायमेंशन, दैट इज एल. और ये क्या हो जाएगा? ml2t-2. दैट इज वेरी सिमिलर टू एनर्जी, है ना. लेट्स मूव. नाउ यहाँ पे देखो, वेयर एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बिग स्फेयर एंड इट्स नेबरिंग स्मॉल स्फेयर. ठीक है. अब हमें फर्क नहीं पड़ता वो बड़ा स्फेयर हो छोटा स्फेयर हो, बस इतना याद रखो, फोर्स क्या होता है? बिटवीन टू. अब वो छोटा बड़ा या इक्वल साइज का हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. So due to this torque, the suspended wire get twisted still such times as the restoring torque on the wire equals to the gravitational torque. तो ये पॉइंट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम हाईलाइट कर लो. ओके. लेट मी हाईलाइट F, that is the force of attraction between the big sphere and its neighboring small sphere. और इसकी वजह से क्या होता है? Due to this torque, the suspended wire get twisted till such times as the restoring torque on the wires equals the gravitational torque. ठीक है. तो चलो इसको भी देख लेते हैं. नाउ यहाँ पे जो थीटा है, दैट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर. द रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. तो ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. ठीक है. टाउ थीटा मान लो. यहाँ पे जो टाउ है, दैट इज द रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट. Tau can be measured independently, example by applying known torque and measuring the angle of twist. तो यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड बातें दे रखी थी.
Now, the gravitational force between the spherical balls is the same as their masses are concentrated at their centers. Thus, if D is the separation between the centers of the big and the neighboring small ball, M और यहाँ पे एक small m है, उनकी masses को बता रहा है, तब तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा. बेसिकली ये जो भी तुम बातें कर रहे थे, इस प्रोसेस, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए बातें कर रहे थे, तो डायरेक्टली तुम इसे याद कर सकते हो. और यहाँ पे हमने जितनी भी बातें की उससे ये पॉइंट सामने निकल के आता है. ओके, तो यहाँ पे ये रहा फोर्स की वैल्यू, दैट थिंग गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ एल, दैट इज द जो तुम्हारा रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग होगा या रेडियस ऑफ द रॉड जो भी था उसका था, और वो किसके बराबर हो गया, दैट इज टाउ थीटा. और थीटा क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अनकॉमन भी है, बिकॉज कॉमनली तुम्हें ये देखने को नहीं मिलता, तो इसे हाईलाइट कर लो अच्छे से. नाउ, ऑब्जर्वेशन ऑफ थीटा दस इनेबल्स वन ऑफ द मतलब प्रोसेस जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी की वैल्यू को, और वो हमें पता है कैसे हमने कैलकुलेट करना है, बिकॉज तुम्हें इसे याद करना है, कैलकुलेट तुम नहीं करने जा रहे हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 7.5, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. तो एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज जी इज इक्वल टू 9.8 m एच टू पावर 2. ओके, तो अब बस इसको ड्राइव करेंगे यहाँ पे, है ना, और ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है. सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस. नाउ लेट्स रीड दिस. तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, अर्थ इज इमेजिन्ड एज अ स्फेयर. स्फेयर तुम्हें पता है क्या होता है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ a large number of concentric spherical cells with the smallest one at the center and the largest one at its center, sorry, on its surface. मतलब ये अर्थ है, डिफरेंट स्फेयर से बना हुआ है, तो इसके जो सरफेस पे है वो सबसे लार्जेस्ट वन है और जो सेंटर वाला है वो सबसे स्मॉलेस्ट वन है. बस ये यही बोल रहा है. नाउ यहाँ पे देखो, अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ इज ऑब्वियसली आउटसाइड ऑल द सेल्स, और इसको हमने पहले भी देखा था कि पॉइंट अगर आउटसाइड द सरफेस होता है या सेल होता है तो क्या होता है. तो यहाँ पे बोल रहा है दस ऑल द सेल्स एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, sorry, FG, not GF, okay, at the point outside, just if their masses are the concentrated at the common centers according to the result stated in the section 7.3. तो यहाँ पे वो पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी देख रखा है. क्या था, the force of attraction between a hollow spherical cells of uniform density and the point mass situated outside is just as if the entire mass of the cell is concentrated at the center of the cell. ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होगा, एट द सेंटर ऑफ द सेल पे हम कह सकते हैं कि इंटायर मास सिचुएटेड होगा, है ना. सो लेट्स चेक दिस डायग्राम. यहाँ पे क्या है, द मास m इज a mine located at a depth d below the surface of the earth of mass me and the radius re. और यहाँ पे हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग द अर्थ टू बी द स्फेरिकली सिमेट्रिक. अब यहाँ पे सिंपली अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में हम नहीं जाने वाले, वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ होल, बिकॉज तुम्हारे उस पॉइंट के हिसाब से भले ही हर सरफेस का मास डिफरेंट हो, बट अगर वो आउटसाइड द स्फेयर सिचुएटेड है तो वो सेंटर पे टोटल मास उसका डिपेंड होगा, मतलब वहीं पे सिचुएट कर जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज योर मेन फार्मूला अगेन. ओके, नाउ इस टॉपिक में तुम्हें प्ले करना है, यू हैव टू जस्ट प्ले विद द फार्मूलाज, और तुम्हें वहाँ पे डिफरेंट फार्मूले को ड्राइव करना है विद द एग्जिस्टिंग वन जो पहले से तुम देख रखे हो, है ना. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को तुम हाईलाइट कर सकते हो. हेंस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टेटेड इन द लास्ट सेक्शन, दे एक्सर्ट नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m केप्ट एट p. तो देख लो मास m कहाँ पे है और वो किस पॉइंट पे रखा हुआ है. ठीक है, तो ये रहा मास m एट p. यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो तुम्हें बस दो पॉइंट को ही ध्यान देना था, और दो पॉइंट तुमने स्टार्टिंग में देख रखा था. अगर वो पॉइंट इनसाइड द सेल जो भी यूनिफॉर्म सेल पॉइंट मास सिचुएटेड है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो 0 हो जा रहा था. और वहीं एक सर्टेन पॉइंट तुम सपोज करो कि पॉइंट मास m है और वो आउटसाइड द सेल सिचुएटेड है एट अ सर्टेन डिस्टेंस r, तब वहाँ पे तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो टोटली कहाँ पे सिचुएटेड आ जा रहा था, एट द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल यूनिफॉर्मली स्फेरिकल बॉडी. ठीक है, वो वहीं दो पॉइंट्स हैं जिसको हमने ऑलरेडी देख रखा है, द पॉइंट नंबर 1 एंड द पॉइंट नंबर 2.
तुम कह सकते हो ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एज इट इज़ यू हैव टू जस्ट कीप दैट टू स्टेटमेंट इन टू योर माइंड, ओके। बिकॉज इस पैराग्राफ और इस 2-3 पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मूले तो तुम्हें मिल जाते होंगे इधर उधर क्वेश्चन करते हुए, बट वो सारे पॉइंट्स नहीं मिल पाते आसानी से, और वहीं अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो दैट इज़ डिफिकल्ट टू डू, है ना। नाउ यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेक अबाउट द डेंसिटी, ठीक है। तो पहले देख लो फॉर्मूला तुम्हें कौन कौन सा पता होता है। ये एक फार्मूला है, तुम्हें एक फार्मूला और पता होता है, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हें नीचे भी मिलता है, बट यहाँ पे हम इसकी हेल्प से कुछ डेरिवेशंस देखने वाले हैं, दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस थिंग हियर, ठीक है। और ये जो तीसरा फार्मूला मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दैट इज दिस फार्मूला, ओके। नाउ अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये जो जी का वैल्यू है और ये जो जी का वैल्यू है तुम्हें इंटरचेंज करना है। तो आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू से 4/3 पाई रो जी आर दैट इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ अगर तुम्हें एम मास को फाइंड करना है, ठीक है, तो सिंपली तुम इधर उधर कर दो। एम इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर क्यूब हो जाएगा ना, हाँ क्यूब, ठीक है। ये आर स्क्वायर और ये पहले से आर यहाँ पे मौजूद है, तो ये रहा तुम्हारा क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ रो, ओके। और ये रो क्या है, दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ओके। सो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यूज के साथ खेल रहे हैं, ओके। तो चलो एक देख लेते हैं। यहाँ पे अब डिफरेंट रेडियस के साथ हमें अपना देखना है। अब सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर और इस आर की वैल्यू को सेम रखा, बट व्हाट हैपेंस अगर मैं इस आर को R1 कह दूँ और इसको R2 कह दूँ, तो ये आर क्यूब नहीं हो पाता ना, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाती। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर के साथ हमें देखना है। यहाँ पे देखो आर और यहाँ पे अलग आर है, ओके। तो चलो इस सारे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे भी कुछ खास नहीं हो रहा, वहीं सारे फॉर्मूला हैं तुम्हें वापस देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज करो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है और यहाँ पे कोई पॉइंट मास स्मॉल एम से हम डोनेट कर लेते हैं और मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं, ठीक है। एंड डिवाइडेड विद दिस आर स्क्वायर। अब तुम्हें एक बात पता है कि तुम मास ऑफ अर्थ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तुमने अभी फाइंड आउट करना सीखा था ऊपर में, है ना, ओके। इस वैल्यू को अगर तुम पुट कर दो इस फॉर्मूले के साथ, तो अभी कैसा दिखेगा, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस 4/3 पाई रो जी आर क्यूब एंड दिस थिंग गेट डिवाइडेड विद दिस आर स्क्वायर, ओके। नाउ अगर अब तुम्हारा आर क्यूब और आर स्क्वायर दोनों सिमिलर टर्म्स में है, तब तो तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। बट अगर सिमिलर टर्म्स में नहीं है, तब तुम उसे रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड इन द क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तुमसे। और यहाँ पे जो तुम्हारे डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज हो रखे हैं, तो बस तुम्हें ये इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि तुम आपस में कैसे इंटरचेंज करके चीज़ों को समझ सकते हो, ओके। और बेसिकली जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे निकल के आएंगे, जैसे ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, तो तुम्हें एज इट इज़ करके याद करना होगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पेपर यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट सॉल्व ऑल दिस थिंग्स एंड गोइंग टू गेट द इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिससे तुम्हें सॉल्व करने को होगा। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है उसे तो तुम्हें याद कर लेना चाहिए, बट तुम्हें वो फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कब पेपर कैसा बन जाए यू नेवर नो। जस्ट यू हैव सीन इन 2025 एंड आई डिड दैट पेपर, तो मुझे आइडिया है बिकॉज आई वॉज अ ड्रॉपर एंड आई नो कि पेपर का ट्रेंड काफ़ी ईजी था एंड सडनली दैट टोटली चेंज्ड, ओके। ओह, तो यहाँ पे जो आर है दैट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसको तुमने यहाँ पे देखो आर की वैल्यू को तुमने यहाँ पे चेंज किया विद द रेडियस ऑफ द अर्थ और तुमने फाइंड आउट करा, तो तुम्हारा वैल्यू अगेन ये वापस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड तुमने इस फॉर्मूले को कई बार देख रखा है अब इतना ही देर में, है ना। एंड सिमिलरली इस फॉर्मूले को भी हमने ऊपर में डायरेक्टली देखा था, बट यहाँ पे अगेन इसका डिराइव फॉर्म है, बट तुम्हें डेरिवेशन से ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ये क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, और यहाँ पे जी क्या है, दैट इज़ द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन कह सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगेन तुम्हें जी फाइंड आउट करना है, तो तुम एफ को डिवाइड करोगे एम से, और एफ की वैल्यू तुम्हें पता है दैट इज़ जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। M1 M2 हटा दो, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अब नीचे एम है, तो एम से एम को तुम कैंसिल कर रहे होगे, तुम्हारा जो फाइनली फाइंड आउट हो रहा है दैट इज जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस थिंग इज क्वाइट इजी, बस जस्ट अ कॉमन सेंस तुम्हें अप्लाई करना है, और तुम्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं लेना, बस एक रफ पेपर लो और साथ में फॉर्मूले को ड्राइव करते चलो या कहीं कोने में लिखते चलो, इट्स मोर बेटर, ओके।
सो एक्सेलरेशन जी दैट इज रीडली मेजरेबल, यानी कि आसानी से मेजर कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 समथिंग निकल के आती है। आर ई इज नोन क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और वो क्या होता है, दैट इज अराउंड 6400 किलोमीटर्स। बाकी अगर क्वेश्चन में चेंज हो रहा होगा तो तुम्हें वो इन द क्वेश्चन उसने लिख रखा होगा। द मेजरमेंट ऑफ जी दैट इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विद द नॉलेज ऑफ gravitational acceleration and the radius of earth enable one to estimate the mass of the earth। और mass of the earth जो निकल कर आता है ना, that is something around this value, 6 into 10 to the power 24 kg I think, है ना। तो इस चीज़ को भी तुम्हें याद रखना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा स्टेटमेंट बोल रहा है, बट उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, इट्स जस्ट अ कैजुअल लाइन जो इसने यहाँ पे लिख रखा है। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो अर्थ का जो वेट था, इसको फाइंड आउट करने में किसने हेल्प करा है, दैट इज द कैवेंडिश, जो ऊपर से साइंटिस्ट को हमने ऑलरेडी देख रखा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द स्पेस ऑफ अर्थ। और तुम्हें इसकी फॉर्मूले डायरेक्ट याद होते हैं, ठीक है। तो तुम इसको कुछ ऐसे फाइंड आउट करते हो, जी इज इक्वल टू जी डैश 1 - 2h/r, अगर ये अबव है, और जी इज इक्वल टू जी डैश 1 - d दैट इज डेप्थ डिवाइडेड बाई आर। और ये कुछ फॉर्मूले तुम्हारा निकल कर आता है, और तुम्हें इसे याद रख लेना ही फायदेमंद है। और देखो, एक बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आइडिया लग रहता होगा, ये जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज अप्लीकेबल होता है, ठीक है, डेप्थ के लिए। बट ये जो हाइट का फॉर्मूला है ये हमेशा अप्लाई नहीं हो पाता, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जब हाइट एक्सेस हो, यानी बहुत ज़्यादा होता है, तब तो अप्लाई हो जाता है, बट सर्टेन लोअर हाइट्स के लिए अप्लाई नहीं होता। तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर। तुम इसको अप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वेट अ मिनट, ओके। सो चलो अब देखते हैं क्या है। ये डायग्राम कुछ नहीं, बस डिपिक्ट कर रहा है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज द सर्टेन हाइट। सपोज को यहाँ पे डी फाइंड आउट करना होता है तो सर्टेन डेप्थ, ठीक है। एंड ये एक अलग फार्मूला है जहाँ पे तुम हाइट को फाइंड आउट करोगे, ओके। तो इसको चलो देख लेते हैं। तो तुम्हें ये फार्मूला पता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, बट तब जब वहाँ पे एक हाइट इन्वॉल्व है उसके साथ, यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारा आर था ना, रेडियस, यहाँ पे तुम आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर कर ले रहे हो, यानी कि हाइट के साथ ले रहे हो, ठीक है। आर स्क्वायर को इंटरचेंज कर रहे हो, और बाकी सारे फॉर्मूले यहाँ पे सेम ही है। नाउ जब इसको तुम्हें इन टर्म्स ऑफ जी लाना है, तब तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा यूज़ हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये वाले फॉर्मूले को तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया, है ना, और ये वाले फार्मूले को भी बता दिया। एंड ये दोनों फार्मूला सिर्फ हाइट के लिए है, और ये जो तीसरा फार्मूला है दैट इज जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच टू द होल स्क्वायर, एंड दिस इज टेलिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द जी एट सर्टेन हाइट एच, ठीक है। तो ये तब है जब तुम्हारे पास मास ऑफ अर्थ दे रखा होगा, या नहीं भी दे रखा होगा तो तुम्हें अप्लाई करना होगा, और एक सर्टेन हाइट और एक सर्टेन रेडियस से फाइंड आउट करना होगा। बाकी ये दोनों फार्मूला तुम यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट योर वैल्यू। बट ये जो मास ऑफ अर्थ वाला होता है ना, इसमें थोड़ा यूनिट का थोड़ा सा टेंशन होता है, लाइक 10 to the power 24 kg के साथ में खेलना होता है, ओके। बट ये जो फार्मूला है तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर तुम्हारे करेक्ट आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हारा कहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी है सॉल्व करने में, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये डेरिवेशन पार्ट है, जहाँ पे तुम एट लास्ट इसको ड्राइव करने जा रहे हो, एंड डेरिवेशन पार्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू कैन जस्ट लीव दिस, ओके। और बाकी तुम ये तीनों फॉर्मूले को याद कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वन इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बेस्ट होते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर ई, दैट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, तो बस इस चीज़ को ध्यान देना, ओके। बट जो तुम्हारा डेप्थ का होता है ना, आर ई माइनस डी, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, तो बस यही एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द अर्थ कैन बी थॉट ऑफ एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी, यानी कि तुम एक सर्टेन डेप्थ पे उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो, एंड दैट थिंग इज नॉट दैट टफ, ओके। And a spherical cell of thickness d, the force on m due to the outer cell of thickness d is 0। अब ये 0 क्यों है,
और तुम्हें ये काफ़ी अच्छे से भी पता है जीरो क्यों है, क्योंकि हमने पहले वो 2 पॉइंट्स में देख रखे हैं जिसको मैंने बोला था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन उस चीज़ को यहाँ पे उसने डिस्कस कर रखा है और यहाँ पे अगेन उसने रीज़न बता रखा है। तो तुम कह सकते हो अगर जहाँ पे बिकॉज यू ये सब टर्म्स यूज हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे असर्शन एंड रीजन बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है ना। तो इसको तुम हाईलाइट कर सकते हो बिकॉज द रिजल्ट क्योटेड इन द प्रीवियस सेक्शन। ओके, इसने भी गेम खेल लिया, ठीक है, इसने डायरेक्ट नहीं बोला। और इसका जो क्योटेड रिजल्ट है दैट इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द hollow spherical cell of uniform density on a point mass situated inside that is equal to 0, ठीक है। तो वो उसका रीज़न हो गया और तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ये इसके लिए एजर्शन हो गया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है इफ़ समवन वांटेड टू डू। ओके, नाउ यहाँ पे तुम कह सकते हो कि रेशियो के साथ खेला जा रहा है। एम एस इज़ द मास ऑफ द स्मॉलर स्फेयर और एम ई इज़ द मास ऑफ द अर्थ। और तुम ऐसे करके डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। और इसको करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो एक और चीज़ को ध्यान दे लो। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। मास एंड रेडियस, ठीक है। जब तुम किसी स्फेयर के बारे में बात करते हो एंड वो स्फेयर सपोज करो कि वो कंप्लीटली फिल्ड है फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, फिल्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ है। तो जब तुम इसके मास को लेते हो सामने, तो वहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रखना है, दैट इज आर क्यूब। ओके, दैट इज द रेडियस। और सपोज करो कि तुम्हारा कोई एरिया देखना है, सपोज करो कि वो स्फेयर नहीं है, तो उस कंडीशन में तुम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हो आर स्क्वायर को। और इन दो चीज़ों के बारे में तुम्हें अच्छे से आइडिया चल पाता होगा जो तुम्हारा चैप्टर है दैट जहाँ पे तुम्हें वो इनर्शिया फाइंड आउट करना रहता है ना। वेट अ मिनट, सॉरी, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना रहता है ना, वहाँ पे मिलता है। तो सेंटर ऑफ मास सपोज करो किसी तुम स्फेयर से फाइंड आउट कर रहे हो, फिर किसी तुम सेल से फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर तुम किसी स्क्वायर से कट आउट कर रहे हो। तो वहाँ पे मास कट आउट करते हैं तो उसके एक सर्टेन वॉल्यूम या फिर एरिया रिड्यूस होता है, तो उस चीज़ों से रिलेटेड है। बट तुम्हें एक चीज़ को ध्यान देना है, वो तो उस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे, बस यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दे लो, दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। और ये हम किसके लिए बातें कर रहे हैं, फॉर द अर्थ। अब ऐसा नहीं है कि वो आर स्क्वायर से रिलेटेड है, बट दैट इज रिलेटेड टू आर क्यूब, दैट इज द क्यूब ऑफ द रेडियस। और ये पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है एंड आई शुड हाईलाइट दिस, सिंस मास ऑफ अ स्फेयर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। और यहाँ पे जो स्फेयर है दैट इज नथिंग बट द अर्थ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पे डेप्थ वाला फार्मूला का डेरिवेशन दे रखा है और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बोल रखा था ऊपर कि तुम्हें इसको याद कर लेना है। सपोज करो यू आर गोइंग टू फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच। ओके, तो यहाँ पे हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो एक सर्टेन वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 9.8, और यहाँ पे तुम 1 माइनस डिवाइडेड बाई आर लिख लोगे। यहाँ पे जो दी है दैट इज द डेप्थ, जितना भी इनसाइड तुम्हारा नीचे जाना है, और जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्मूला भी है जिसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो, और ये फार्मूला ये रहा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आर क्यूब के टर्म्स में है, बिकॉज यू नो दैट जब तुम स्फेयर में बातें करते हो तो वहाँ पे आर क्यूब के टर्म्स में लेना पड़ता है। ओके, एंड बेसिकली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इंपॉर्टेंट है कुछ तो ये फार्मूला जो कि हर कंडीशंस में अप्लाई हो जाता है। Thus, as we go down below Earth's surface, the acceleration due to gravity decreases by a factor 1 minus d divided by re। तो तुम ये स्टेटमेंट से ये पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो g है वो डिक्रीज हो रहा है as you go down। तो क्या g इंक्रीज हो रहा होगा as you go up? तो यहाँ पे तुम बोलोगे नहीं, यहाँ पे अगेन g क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब तुम कैसे बोल पा रहे हो, तुम खुद सोचो ना। जो तुम्हारा जी था जब तुम ऊपर जा रहे थे तब क्या हो रहा था, 1 - 2h डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ पे भी तो डिक्रीज ही हो रहा है। अब जब तुम नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 - d/r, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो तुम ऊपर जाने में ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर रहे हो एज कम्पेयर टू नीचे जाने में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। बेसिकली जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हें अच्छे से ज़्यादा वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, है ना।
Now we are going to land on the different topic and that is the gravitational potential energy. अब जब तुम potential energy की बातें करोगे तब वहाँ पे potential energy आएगा, kinetic energy आएगा, total energy आएगा और ये तीनों की तीनों आपस में co-related हैं. And I think we'll do this points in the next lecture because this lecture is around 1 hour and more. So thanks for watching it and just be connected. हम लोग अपना जो next lecture है very soon I'll just upload that also and प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब बिकॉज़ जो मोटिवेशन है वीडियोस क्रिएट करने का वो तुम्हारे कमेंट से ही मिल पाता है। जो तुम्हारे कमेंट्स होते हैं, अच्छे कमेंट्स होते हैं, बुरे कमेंट्स होते हैं, जो भी तुम फ़ील करते हो प्लीज़ जेन्युइनली उसको शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड बाय।